नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों एबॉर्शन लॉज। इस टॉपिक को दोस्तों आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम बात करें यूपीएससी एंड पीसीएस लेवल के एग्जाम्स की। ये दोस्तों एक वुमेन रिलेटेड इशू है, यानी महिलाओं से रिलेटेड ये एक इशू है। एंड वुमेन इशू दोस्तों यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। आप अगर यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हर साल वुमेन इश्यूज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड दोस्तों पीसीएस में भी इस इशू पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वुमेन से रिलेटेड कोई भी इशू हो दोस्तों आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो हमारे सोसाइटी की बात आती है। एबॉर्शन हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, मेंस्ट्रुअल लीव हो गया, काफ़ी सारे इश्यूज हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये सारे ही दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एबॉर्शन लॉज की। एंड दोस्तों आज की वीडियो में मैंने बहुत सारे फैक्ट्स को यूज़ किया है। एमटीपी के बारे में भी बात करेंगे हम, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो एसएससी एंड रेलवेज वाले बच्चे भी आज की वीडियो को देखें, क्योंकि एमटीपी एक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक को कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको कहीं और जाके रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। मैंने खुद से बहुत अच्छे से रिसर्च करी है एंड उसके बाद ये पीपीटी बनाई है, ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि एबॉर्शन क्या होता है, तो आपको सिंपल सी एक लाइन यूज करनी है, दैट दिस इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बस कि हम लोग प्रेगनेंसी को जब टर्मिनेट कर देते हैं तो इसे ही एबॉर्शन कहा जाता है। डेफिनेशन है प्रॉपर, ये जो मैंने लिखी है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर दोस्तों अब हम बात करेंगे धीरे धीरे कि एबॉर्शन जो है, क्या ये पहले लीगल था हमारे देश में या इलीगल था, मतलब ये करना अलाउड था भी कि नहीं था। तो दोस्तों 1970 से पहले, 1971 से पहले जब हमारे देश में कानून बनाया गया था ना एमटीपी वाला, उससे पहले तो दोस्तों ये इलीगल था। अंडर सेक्शन 312 से लेकर 318 आईपीसी की धारा 312 से लेकर 318 तक में दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि एबॉर्शन आप लोग नहीं करा सकते, ये एक क्राइम है। आप देख सकते हैं दोस्तों सेक्शन 312 में साफ साफ लिखा है दैट ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। इसमें आपको जेल भी हो सकती है या फाइन भी लगाया जा सकता है, या दोनों चीज़ एक साथ भी हो सकती है। अनलेस, यानी कि एबॉर्शन आपने किया अगर वो किसी अच्छे काम के लिए, मतलब अगर उस महिला की जान बचाने के लिए आपने एबॉर्शन करवाया है, देन इट इज़ ओके। अदरवाइज ये एक क्रिमिनल ऑफेंस था, मतलब एक तरह से पनिशेबल ऑफेंस था। ठीक है, ये थी बात दोस्तों 1971 से पहले, क्योंकि हमारी आईपीसी में लिखा हुआ है कि ये एक ऑफेंस है। बट क्या हुआ, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चीज़ नोट करी कि हमारे देश में दोस्तों मैटरनल मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यानी कि जो महिला प्रेग्नेंट होती है उनकी जान काफ़ी जा रही थी। अब उनका रीज़न पता गया, तो रीज़न दोस्तों ये निकल के आया कि वो लोग एबॉर्शन करवा रहे हैं, छुप छुप के एबॉर्शन करवा रहे हैं, क्योंकि लीगल तो था नहीं, तो इसलिए वो छुप छुप के एबॉर्शन करवाते हैं। किसी भी मतलब आप कह सकते हैं किसी क्वालिफाइड पर्सन से नहीं, ऐसे ही किसी लो लेवल के पर्सन से या अनक्वालिफाइड पर्सन से वो लोग एबॉर्शन करा लेते हैं, या अनसेफ एबॉर्शन आप कह सकते हैं। तो इससे काफ़ी महिलाओं की जान जा रही थी। तो क्या हुआ, जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात पता चली तो उन्होंने एक कमेटी का गठन किया, एंड उस कमेटी का नाम है दोस्तों शांतिलाल शाह कमेटी। 1960 में दोस्तों इस कमेटी का गठन किया गया था। एंड फिर इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि हमारे देश में एबॉर्शन को लेकर कानून बना देना चाहिए, यानी इसको लीगल कर देना चाहिए, लीगलाइजेशन टू रिड्यूस द मैटरनल मॉर्टेलिटी एंड अनसेफ एबॉर्शन इन द कंट्री। इस कमेटी ने दोस्तों बस यही बोला कि हमारे लिए, मतलब हमारे देश में एबॉर्शन से रिलेटेड कानून बनने चाहिए ताकि महिलाएं एबॉर्शन करवा सकें सेफ तरीके से। अदरवाइज एबॉर्शन तो लोग करवा ही रहे हैं जिनको करवाना है, बट वो अनसेफ है, इसलिए महिलाओं की जान जा रही थी। तो दोस्तों फिर जैसे ही सरकार को इनकी रिकमेंडेशन मिली, मतलब शांतिलाल कमेटी की, तो हमारी जो उस टाइम पे गवर्नमेंट थी उन्होंने एक एक्ट पास किया पार्लियामेंट में, एंड उस एक्ट का नाम रखा एमटीपी एक्ट, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है दोस्तों। ये एक्ट आजकल आप कह सकते हैं सुर्खियों में काफ़ी चल रहा है, न्यूज़ में ये चलता ही रहता है। तो इस एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब दोस्तों ये एक्ट की हम, मतलब इस एक्ट के हम फीचर्स देखेंगे कि इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस डाले गए। सबसे पहले तो दोस्तों ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसका है? सेक्शन 312 एंड 313 का। अब ये एक्सेप्शन क्यों है?
क्योंकि आपने अभी देखा कि सेक्शन 312 में कहा है कि एबॉर्शन नहीं करा सकते, वो एक ऑफेंस है जिसमें आपको पनिशमेंट दी जाएगी। बट जब हमारे देश में ये कानून बन गया, इसका मतलब एबॉर्शन करवा सकते हैं, इसीलिए ये एक्सेप्शन हो गया सेक्शन 312 एंड 313 का। अब दोस्तों इसका एम क्या था, मतलब हमारे देश में ये कानून बनाया क्यों गया? टू रिड्यूस द मैटरनल मॉर्टेलिटी बिफोर एंड ड्यूरिंग डिलीवरी। जब बच्चा पैदा होता है तो महिलाओं की जान जाने का खतरा रहता था पहले, जब वो अनसेफ तरीके से एबॉर्शन करवाते थे। बट अगर अब क्वालिफाइड डॉक्टर्स उनका एबॉर्शन करेंगे, क्योंकि अगर लीगल हो जाएगा तो ये लोग आराम से ओपनली जाके हॉस्पिटल में एबॉर्शन करवा सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये एक्ट बनाया गया ताकि इन लोगों की जान थोड़ी बच सके। अदरवाइज लोग तो एबॉर्शन जिनको करवाना है वो तो करवा ही रहे थे, एंड इससे जान जा रही थी फिर लोगों की। फिर दोस्तों क्या हुआ, इस एक्ट का अगला प्रोविजन क्या है, इन्होंने टर्मिनेशन तो अलाउ कर दिया, मतलब एबॉर्शन को अलाउ कर दिया, बट कुछ उसमें वो प्रोविजंस ऐड कर दिए, जैसे कि आप सिर्फ 12 हफ्ते, जैसे आपकी प्रेगनेंसी जब से भी स्टार्ट हुई तब से लेके 12 हफ्तों की प्रेगनेंसी अगर आप कहें गेस्टेशन पीरियड, तो अगर आपको करवाना है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी अभी 12 हफ्ते से कम है, तब तो आपको एक ही डॉक्टर की परमिशन चाहिए होगी। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब यही होता है डॉक्टर, एक तरह से गायनोकोलॉजिस्ट कह लीजिए आप इस फील्ड से रिलेटेड। एंड दोस्तों अगर 12 हफ्ते से कम की प्रेगनेंसी है देन आपको एक डॉक्टर की परमिशन चाहिए। बट अगर आपकी प्रेगनेंसी को टाइम हो गया है कि मतलब अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया 12 हफ्ते से, एंड फ्रॉम 12 to 20 वीक्स कह लीजिए आप, क्योंकि 12 से पहले तो एक डॉक्टर, बट अगर आपको 20 हफ्तों तक आपका मतलब प्रेगनेंसी 20 हफ्ते तक हो चुकी है एंड फिर भी आपको एबॉर्शन करवाना है, तो आपको 2 डॉक्टर की परमिशन चाहिए होगी। 2 डॉक्टर अगर अप्रूवल देंगे तभी आप एबॉर्शन करवा सकते हैं। ये दोस्तों 1971 का एक्ट है, यानी 1971 में जब एक्ट बनाया गया तो उसमें साफ साफ बोला गया कि अगर प्रेगनेंसी का टाइम 12 हफ्ते से कम है तो एक डॉक्टर की परमिशन, अगर 20 हफ्तों से कम है तो 2 डॉक्टर की परमिशन, एंड 20 हफ्तों के बाद तो दोस्तों प्रेगनेंसी अलाउड ही नहीं थी। ये चीज़ आप याद रखना कि 20 वीक्स के बाद इस एक्ट के तहत प्रेगनेंसी में मतलब एबॉर्शन अलाउड नहीं था, मैंने शायद कुछ और बोल दिया, एबॉर्शन अलाउड नहीं था। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इसमें सिर्फ मैरिड वुमेन, जब ये एक्ट बनाया गया ना, तो सिर्फ जो महिला शादीशुदा हैं वही एबॉर्शन करवा सकती थी उस टाइम पे। बट बाद में अमेंडमेंट किया गया तो ये प्रोविजन हटा दिया गया था। बट जब ये एक्ट बना दोस्तों तब उस टाइम पे क्या था, सिर्फ मैरिड वुमेन यानी शादीशुदा महिला ही एबॉर्शन करवा सकती थी। बाकी जिनकी शादी नहीं हुई थी एंड अगर उनके पेट में बच्चा है तो वो एबॉर्शन नहीं करवा सकती थी इस एक्ट के तहत। अगर वो एबॉर्शन करवाती तो फिर वो एक तरह से ऑफेंस हो जाता, फिर उनको पनिशमेंट मिलती सेक्शन 312 एंड 313 के तहत। अब दोस्तों क्या हुआ कि जब ये वाली बात मैंने आपको जो बताई कि मैरिड वुमेन ही करवा सकती थी, अनमैरिड वुमेन नहीं करवा सकती थी, एंड ऐसे ही दोस्तों 20 हफ्तों के बाद हम एबॉर्शन नहीं करवा सकते थे पिछले एक्ट के हिसाब से। तो गवर्नमेंट को जब फीडबैक मिला ना चारों तरफ से, मतलब मेडिकल एक्सपर्ट्स ने जब इनको फीडबैक दिया कि हम लोगों को अब इस एक्ट में थोड़े से चेंजेस करने चाहिए, तो गवर्नमेंट ने दोस्तों इसको अमेंड कर दिया, इस एक्ट में एक संशोधन कर दिया जिसे कहा गया एमटीपी अमेंडमेंट 2021 में दोस्तों इसमें अमेंडमेंट किया गया था। अब इसके फीचर्स क्या हैं कि अमेंड करने के बाद इस एक्ट में क्या क्या चेंजेस किए गए। तो पहला चेंज था दोस्तों कि 20 हफ्तों से बढ़ाकर 24 हफ्ते तक ये बात कर दी गई। पहले था कि 20 हफ्तों के बाद आप एबॉर्शन नहीं करवा सकते थे, बट इसमें क्या हुआ 20 हफ्तों तक तो आप करवा सकते हैं, प्लस अगर 20 से 24 हफ्ते के बीच में भी अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो भी अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आप करवा सकते हैं। अब दोस्तों स्पेशल कैटेगरीज इसमें कुछ डिसाइड करी थी कि कौन ऐसी महिला हैं जो मतलब 24 हफ्तों से पहले प्रेगनेंसी करवा सकती हैं। तो दोस्तों मैंने बोल्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेशल कैटेगरीज में किसको इंक्लूड किया है, रेप सर्वाइवर्स, कि जिन महिलाओं का रेप हुआ है एंड वो प्रेग्नेंट हो गई उस रेप की वजह से, एंड उनकी प्रेगनेंसी अगर 20 से 24 हफ्तों के बीच में है यानी 20 to 24 वीक्स के बीच में है तो फिर वो एबॉर्शन करवा सकती हैं इस अमेंडमेंट के तहत। इससे पहले दोस्तों ऐसा प्रोविजन नहीं था, अगर 20 हफ्ते आपने क्रॉस कर दिए तो एबॉर्शन करना इलीगल था पहले, बट यहाँ पे टाइम इंक्रीज कर दिया गया। एंड दूसरा स्पेशल कैटेगरी इसमें किसको डाला है, विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी रिलेटिव के साथ, मतलब अगर आपने किसी रिलेटिव के साथ इस टाइप का संबंध बना रखा है एंड इसकी वजह से आप प्रेग्नेंट हो गए एंड उस प्रेगनेंसी का टाइम अगर
20 से 24 वीक्स के बीच में है तो भी आपको परमिशन दे दी गई है कि आप एबॉर्शन करवा सकें। फिर है दोस्तों डिफरेंटली एबल्ड एंड उसके बाद माइनर्स, यानी कि जिनकी उम्र 18 से नीचे है उनके साथ अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो वो लोग भी एबॉर्शन करवा सकते हैं। ये था दोस्तों इनमें दूसरा प्रोविजन। अब दोस्तों इसमें क्या था कि 24 वीक्स तक की परमिशन थी, बट अगर आपको 24 वीक्स के बाद भी एबॉर्शन करवाना है तो भी पॉसिबल है। इसमें दोस्तों दो चीज़ें इन्होंने डाली। सबसे पहला है कि अगर महिला की जान को ही खतरा है, कि मतलब डॉक्टर को ऐसा लगता है कि अब इनकी अगर मतलब डिलीवरी हुई तो महिला की जान चली जाएगी, तो ऐसे केस में डॉक्टर उनका एबॉर्शन कर देगा बियॉन्ड 24 वीक्स ऑल्सो। दोस्तों ये प्रोविजन जो ये वाला है बियॉन्ड 24 वीक्स, इसमें यही लिखा है कि अगर महिला की लाइफ में मतलब महिला की जान को खतरा है, उनकी लाइफ को थ्रेट है, तो फिर एबॉर्शन कर दिया जाएगा, टाइम लिमिट फिर नहीं देखी जाएगी। एंड दूसरा प्रोविजन दोस्तों, अगर 24 हफ्ते के बाद अगर आपको एबॉर्शन करना है तो दूसरा प्रोविजन क्या है इसमें कि मेडिकल बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी। हर एक स्टेट में दोस्तों मेडिकल बोर्ड होगा जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे, मतलब गायनाकोलॉजिस्ट होंगे एंड अदर्स जो भी सीनियर लेवल के डॉक्टर होंगे वो उस बोर्ड का हिस्सा होंगे। एंड वो लोग अगर परमिशन देंगे तब आपको 24 हफ्ते के बाद एबॉर्शन करने की परमिशन दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। एंड दूसरा दोस्तों इसमें एक प्रोविजन और भी डाला गया, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, पहले ऐसा नहीं था बट बाद में अमेंडमेंट के बाद ये लाइन इसमें डाल दी गई। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि जैसे जो मतलब कपल्स थे वो चाहते नहीं थे कि बच्चा हो, बट उनका फेलियर जो कॉन्ट्रासेप्टिव उन्होंने यूज़ किया था, आप कह सकते हैं कोई पिल्स खाई हो या फिर कॉन्डम यूज़ किया हो, बट उसमें डिफेक्ट हो गया, ये डिफेक्टिव कॉन्डम था या कुछ आप कह सकते हैं कुछ भी गड़बड़ हो गई इसकी वजह से, तो भी इनको परमिशन दे दी गई है एबॉर्शन कराने की। पहले दोस्तों ये फीचर नहीं था, बट अब क्या है 20 वीक्स तक आप ये बहाना भी दे सकते हैं कि भाई हमारा फेलियर हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव का, इसलिए हम एबॉर्शन कराना चाहते हैं, फिर डॉक्टर आपका एबॉर्शन कर देंगे। एंड दोस्तों इसमें जो मेन वर्ड है वो है यहाँ पे पार्टनर, मैंने रेड कलर से बोल्ड में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस चीज़ पे दोस्तों आपको ध्यान देना है, ये मैं अभी दोबारा से थोड़ी देर बाद इस वर्ड पे वापस आऊँगा। आप यहाँ पे देखिए मैंने पूरी लाइन क्या लिखी है, द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू वुमेन एंड हर पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे हस्बैंड नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है पार्टनर। इसका मतलब क्या हुआ कि अनमैरिड वुमेन्स को भी एबॉर्शन अलाउड है इस अमेंडमेंट के बाद। 2021 से पहले ये अलाउड नहीं था, तो ये चीज़ आप याद रखना। फिर दोस्तों ये मतलब इस अमेंडमेंट का और प्रोविजन क्या थे, अभी मैं बता चुका हूँ कि हर एक स्टेट में मेडिकल बोर्ड होगा कि 24 हफ्तों से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है, अगर एबॉर्शन कराना है तो मेडिकल बोर्ड की परमिशन चाहिए। एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ही मेडिकल बोर्ड बनाएंगी। उसके बाद दोस्तों क्या है, यहाँ पर एक प्राइवेसी का फीचर भी डाल दिया। वो प्राइवेसी का फीचर क्या है कि जो महिला एबॉर्शन कराती है किसी हॉस्पिटल में जाके, तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं, वहाँ की जो नर्सिस हैं, वो इन महिला का नाम रिवील नहीं कर सकती, मतलब उनको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, इनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका नाम किसी को ना बताएं। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उनके लिए भी पनिशमेंट है इस अमेंडमेंट के बाद से। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोविजन है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग शर्माते हैं एबॉर्शन कराने में, वो नहीं चाहते कि उनकी प्राइवेसी लीक हो, इसलिए ये प्रोविजन डाला गया। फिर दोस्तों ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लास्ट वाला पॉइंट जो है कि अगर 20 सॉरी ये वाला पॉइंट अभी मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया था, तो मैं दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। दोस्तों पहले क्या था कि 12 हफ्ते जो हमारा पहले वाला एक्ट था 1971 में, उसमें क्या था कि 12 हफ्ते की अगर प्रेगनेंसी है तो एक डॉक्टर की परमिशन, एंड अगर 20 हफ्तों की है तो 2 डॉक्टर की। बट अमेंडमेंट के बाद क्या किया, अमेंडमेंट के बाद इन्होंने कर दिया कि अगर 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी है तो एक डॉक्टर, एंड 20 से 24 के बीच में है हफ्तों की, 20 से 24 हफ्तों के बीच की प्रेगनेंसी है तो फिर 2 डॉक्टर की परमिशन लगेगी। अब दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं दोस्तों। कंपैरिजन से मेरा मतलब क्या है कि ये जो एक्ट ओरिजिनली बनाया गया था 1971 में, उसके बाद एक अमेंडमेंट किया था 2021 में, इसमें क्या क्या चेंजेस आए, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रोविजन मैंने आपको बता ही दिया कि पहले क्या था, 12 हफ्तों के लिए एक डॉक्टर की परमिशन, एंड 12 से 20 के लिए 2 डॉक्टर की, ये 1971। बट बाद में क्या हुआ दोस्तों, अप टू 20 वीक्स सिर्फ एक ही डॉक्टर की परमिशन चाहिए। एंड उसके बाद दोस्तों पहले वाले एक्ट में 24 वीक वाला प्रोविजन तो था ही नहीं, अलाउड ही नहीं था कि आप 20 हफ्तों के बाद एबॉर्शन करवा सकें।
बट जब अमेंडमेंट किया गया तो यहाँ पे कर दिया कि 20 से 24 के बीच में अगर प्रेगनेंसी है तो 2 डॉक्टर्स की परमिशन से आप एबॉर्शन करा सकते हैं। एंड मोर देन 24 वीक का भी नहीं था पहले परमिशन, जब 20 का ही नहीं था तो फिर 24 का भी नहीं था। एंड दोस्तों जब अमेंडमेंट किया तो यहाँ पे ये प्रोविजन डाल दिया गया कि मेडिकल बोर्ड की परमिशन से आप लोग 24 वीक्स के बाद भी एबॉर्शन करा सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक लाइन लिखी है, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगर महिला की जान को खतरा है तो एक ही डॉक्टर के हिसाब से, मतलब जो डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहा है उनको लगता है कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, ये क्रिटिकल कंडीशन आ गई है, हमें महिला की जान बचानी पड़ेगी एंड जान बचाने के लिए हमें एबॉर्शन करना पड़ेगा, तो वो उस डॉक्टर के सिग्नेचर पे ही एबॉर्शन हो जाएगा। फिर किसी मेडिकल बोर्ड की या 2-3 डॉक्टरों की परमिशन नहीं चाहिए होगी। ये दोस्तों एक कंपैरिजन था, मैंने एक टेबल बना दी ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब दोस्तों रिसेंटली अभी क्या हुआ कि एक महिला है, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील डाली। उन्होंने बोला कि मैं एक लड़के के साथ रहती थी एंड उस लड़के के साथ जब मैं रह रही थी तो मैं प्रेग्नेंट हो गई। एंड वो प्रेग्नेंट हो गई तो उन्होंने उस लड़के को 22 हफ्तों के बाद बताया। 22 हफ्तों का मतलब एक तरह से उन्होंने वेट किया। 22 हफ्तों के बाद, देखो यहाँ पे मैंने लाइन लिखी हुई है, 22 हफ्तों का उन्होंने वेट किया। फिर उन्होंने उस लड़के को बताया कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, यानी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उस लड़के ने इन्हें धोखा दे दिया, इनसे शादी नहीं की, इन्हें छोड़ के चला गया। ठीक है, तो क्या हुआ है, ये जो लड़की है ये चली गई दिल्ली हाई कोर्ट, क्योंकि इनको एबॉर्शन करने से रोका जा रहा था क्योंकि ये शादीशुदा नहीं थी। 22 वीक्स हो गया, इट्स ओके, बट ये शादीशुदा नहीं है। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना आपको, ये एक अनमैरिड वुमेन है, या मैंने रेड कलर से इसीलिए लिखा है ये एक अनमैरिड वुमेन है। ये एक केस अभी दोस्तों अभी रिसेंटली 6-7 दिन पहले का ही केस है, सुप्रीम कोर्ट की इसमें जजमेंट आई है, तो मैं वही केस आपको समझा रहा हूँ अभी। तो जो महिलाएं फिर ये दिल्ली हाई कोर्ट जाती हैं एंड दिल्ली हाई कोर्ट में जाके बोलती हैं कि मेरे को एबॉर्शन की परमिशन दे दीजिए, बट दिल्ली हाई कोर्ट बोलता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के हिसाब से सिर्फ वही महिला एबॉर्शन करा सकती है जो शादीशुदा है। यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए एबॉर्शन अलाउड है, अनमैरिड वुमेन एबॉर्शन नहीं करा सकती। ये है दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट। बट क्या हुआ, फिर जब इनको वहां से परमिशन नहीं मिली तो ये चली गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एंड फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इनको परमिशन दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इनको अलाउ कर दिया। किसको अलाउ किया दोस्तों, अनमैरिड वुमेन। यहाँ पे मेन लाइन यही है, अनमैरिड वुमेन को अलाउ कर दिया कि वो अपनी प्रेगनेंसी को रोक सके। 24 हफ्ते हो चुके थे दोस्तों, अब तो 22 से 24 2 हफ्ते बढ़ गए थे, क्योंकि मतलब दिल्ली हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट गई तो उसमें टाइम लग गया। एंड दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको मना कर दिया कि ये शादीशुदा नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ने इनको परमिशन दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों परमिशन क्यों दी, चलिए इस बात को हम समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब हमारे देश में अमेंडमेंट किया गया एमटीबी एक्ट में 2021 में, तो उसमें एक वर्ड को चेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हस्बैंड वर्ड को हटाकर पार्टनर शब्द का इस्तेमाल किया गया आफ्टर अमेंडमेंट। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिन्होंने कानून बनाया है, मतलब हमारी पार्लियामेंट ने जब कानून बनाया है, तो उनका इंटेंशन साफ साफ बिल्कुल क्लियर था कि अब हस्बैंड को हटा के अगर पार्टनर किया है, इसका मतलब अनमैरिड वुमेन भी एबॉर्शन करवा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये रीजन दिया, एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर हम इनको एक तरह से परमिशन नहीं देंगे एबॉर्शन कराने की, तो ये जो कानून बनाया है ये बिल्कुल इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा हमारी जजमेंट को। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमें इस कानून को अच्छे से समझना है पहले, उसके बाद ही जजमेंट सुनानी है। इंटेंशन ऑफ लॉ उन्होंने बोला कि यही है कि ये सिर्फ मैरिटल रिलेशनशिप के लिए नहीं है, बल्कि अनमैरिड वुमेन के लिए भी है। ठीक है, तो ये इनको परमिशन मिली। एंड बाकी दोस्तों अगर आपको पढ़ना हो, यही सारी स्टोरी मैंने लिख रखी है, बाकी मैंने आपको समझा दिया। इनफैक्ट जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनको एबॉर्शन करने की परमिशन दे दी गई ना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के डायरेक्टर को भी एक तरह से बोला कि आप जल्दी से इसकी जांच पड़ताल करिए कि ये जो लड़की है ये एलिजिबल है एबॉर्शन के लिए या नहीं। एलिजिबल का मतलब कि इनकी जान को कोई खतरा तो नहीं है अगर हम एबॉर्शन करेंगे, एंड अगर एबॉर्शन करना सेफ है तो सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के डायरेक्टर को बोला कि जल्दी से एबॉर्शन कर दीजिए।
क्योंकि ये इनका अधिकार है। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट जजमेंट। अगर आप यूपीएससी मेंस एंड पीसीएस मेंस का आंसर्स लिख रहे हैं तो उसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को अगर आप कोट करेंगे ना, मतलब ये जजमेंट लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2022 की जजमेंट में अनमैरिड वुमेन को अलाउ किया, तो दोस्तों आपको एक नंबर डेफिनेटली एक्स्ट्रा मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स एक तरह से लॉ ऑफ द लैंड मानी जाती हैं। अब दोस्तों अदर जजमेंट्स भी देख लेते हैं कि और कौन कौन सी जजमेंट्स हैं इस लॉ से रिलेटेड। मैंने दोस्तों इस टॉपिक में एक तरह से बहुत अच्छे से डिटेल में एनालाइज किया है पहले खुद से, फिर पीपीटी बनाई है ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएं एक ही जगह पे, एंड फिर आप इसके नोट्स बना लें एंड अपने आंसर्स में ये इंक्लूड कर सकें। तो दोस्तों अब हम बाकी जजमेंट्स के बारे में देखेंगे कि आपको एटलीस्ट अगर एक दो जजमेंट भी याद होगा ना तो उससे काफ़ी फर्क पड़ जाता है। आप इनका अगर एक बार आंसर में नाम लिख देंगे तो आपको एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो दोस्तों एक केस था सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2019। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक तो एबॉर्शन अगर करवाना है तो उनकी मर्जी, अगर एबॉर्शन नहीं करवाना तो भी महिला का अधिकार है, चॉइस ऑफ नॉट टर्मिनेटिंग, यानी कि चाहे एबॉर्शन करवाना है चाहे नहीं कराना, ये किसकी मर्जी है, एक महिला की मर्जी है, जबरदस्ती उनको फोर्स नहीं किया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोला। एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू प्राइवेसी, डिग्निटी एंड बॉडीली इंटीग्रिटी, ये सारा इनका अधिकार है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 दोस्तों राइट टू लाइफ है, हमारा मौलिक अधिकार है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये महिला का भी अधिकार है, उनकी प्राइवेसी, डिग्निटी एंड बॉडीली इंटीग्रिटी की बात है, एंड ये उनका फंडामेंटल राइट है, तो इसमें हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। फिर दोस्तों अगला केस था ममता वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इसमें क्या हुआ कि अभी हमने बात करी थी कि 20 वीक्स के बाद एबॉर्शन अलाउड नहीं था जब तक अमेंडमेंट नहीं आया था, बिफोर अमेंडमेंट, यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया बिफोर अमेंडमेंट। तो क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी थी एक महिला को कि वो एबॉर्शन करवा सके 25वें वीक में, यानी 25th वीक में उनको एबॉर्शन कराने की परमिशन दे दी थी जब अमेंडमेंट नहीं आया था। अब तो अमेंडमेंट आ गया है तो मेडिकल बोर्ड की परमिशन भी ले सकते हैं। फिर दोस्तों अगला केस था मध्य प्रदेश का केस था अगला 2013 का। इसमें क्या हुआ, इसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अलाउ किया एक महिला को एबॉर्शन कराने से जेल के अंदर, मतलब उनको एक महिला है जिनको प्रोस्टिट्यूशन में फोर्स कर दिया गया पहले, फिर जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उनको क्या किया, एबॉर्शन कराने से मना कर दिया, उनको परमिशन नहीं दी वहाँ के जो भी अथॉरिटीज़ हैं। फिर वहाँ के जो हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट, सॉरी नॉट मद्रास, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, उन्होंने इनको परमिशन दी ताकि ये अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकें। फिर दोस्तों एक केस है जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वेदर टू कंटिन्यू अ प्रेगनेंसी और नॉट इज अ पार्ट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन राइट टू प्राइवेसी, यानी ये महिला का अधिकार है कि उसको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते जबरदस्ती, ये उनका राइट टू प्राइवेसी है अंडर आर्टिकल 21। तो ये सारे केसेस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें राइट टू प्राइवेसी की। फिर दोस्तों अब जितना हमने अभी समझा है इसका अगर हम एक तरह से कंक्लूजन निकालेंगे, ऐसे कौन कौन से राइट्स दे रखे हैं गर्भवती महिला को हमारे देश के अंदर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट राइट्स ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। सबसे पहला क्या राइट है दोस्तों कि बिना महिला की परमिशन के, यानी विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हम उनका एबॉर्शन नहीं करा सकते, रूल नंबर 1। फिर दोस्तों दूसरा क्या है, अगर महिला मतलब अगर वो लड़की 18 साल से छोटी है तो फिर उनके माता पिता या उनके गार्जियन की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर एबॉर्शन कराना है। एंड दूसरी बात, अगर महिला चाहती है एबॉर्शन करवाना, ठीक है, कि कोई महिला है वो बोल रही है मेरे को एबॉर्शन कराना है, तो उनका जो पति हैं वो उनको रोक टोक नहीं सकते, ये टोटल महिला की मर्जी होती है, टोटल वुमेन्स चॉइस है, ठीक है। कंसेंट ऑफ स्पाउस इजंट रिक्वायर्ड, ओके। एंड अगर वो ऐसा करते हैं, मान लीजिए जो वो हैं पति देव हैं आप लोगों के, जो मतलब जो कराना चाहता है एबॉर्शन, एंड आपके पति आपको बोले कि आपको एबॉर्शन या तो फोर्स करें करवाओ या बोले मत करवाओ, दोनों के दोनों दोस्तों एक तरह से क्राइम है अंडर सेक्शन 312 एंड 313। फिर दोस्तों अब अगला राइट क्या है प्रेग्नेंट वुमेन का, कि ये खुद से एबॉर्शन करवा सकते हैं अगर कोई रेप केस है या इंसेस्ट केस है, या फिर इनके फिजिकल मेंटल हेल्थ को दिक्कत है, या फिर इनके पेट में जो बच्चा है वो मतलब एक तरह से पेट में मर चुका है, तो उसके बाद ये एबॉर्शन करा सकते हैं, ये इनके अपने राइट्स हैं कुछ।
फिर दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब परमिशन दे दी तो उसमें क्या था, अनमैरिड वुमेन के पास भी ये अधिकार आ गया कि वो एबॉर्शन करा सके। यानी कि आप ये समझ सकते हैं दोस्तों कि 2021 के अमेंडमेंट के बाद अनमैरिड वुमेन को भी अलाउ कर दिया गया। पहले ऐसा प्रोविजन नहीं था, यानी कि वो डिस्क्रिमिनेशन था एक तरह से कि मैरिड वुमेन ही करा सकती है, अनमैरिड नहीं करा सकती। फिर दोस्तों एक इनको इसमें राइट और मिला है, लास्ट वाला, वो क्या है कि इनकी एक तरह से प्राइवेसी को कोई लीक नहीं कर सकता। जो भी डॉक्टर जो एबॉर्शन करता है, इनका नाम अगर मार्केट में फेमस करेगा कि इस महिला ने ऐसा करवाया है एबॉर्शन, तो फिर उनको 1 साल की जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। तो ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि इनका नाम लीक ना करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक भी समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को भी एक तरह से एनालाइज करूँगा एंड पीपीटी बना के फिर आपके साथ शेयर कर दूंगा। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।